स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 3 टाइटल लिटिल ब्यूटी। चार द्वारा बुलाए के समन बीस्ट के साथ डीमन प्राणियों को लुभाने के प्रयास ने समूह को ऑपरेशन के लिए एक सही दृष्टिकोण सिखाया। उन्होंने जानबूझकर बेहद सारे सनसेट डीमन चूहों को पकड़ा था और सनसेट श्राइन में आने से पहले उन्हें एक गुफा के अंदर फंसा लिया था। समूह ने फ्लोरोसेंट पाउडर के निशान का अनुसरण किया और जल्द ही उस गुफा तक पहुंच गए जहां सनसेट डीमन चूहे फंसे हुए थे। जल्दी करो फैरो, मुझे अपनी बहुमूल्य विरासत दे दो, कुणाल ने कहा। फैरो ने अनिच्छा से शेष बची जादुई ओस निकाली और उसे सूर्यास दानव चूहों पर डाल दिया। ये सूर्यास डीमन चूहे जो आमतौर पर मरे हुए लोगों के अवशेषों पर भोजन करते थे, जल्द ही एक आकर्षक गंध छोड़ते हुए सूर्यास्त घाटी के माध्यम से लक्ष्यहीन रूप से भागने लगे। सनसेट वैली में सिर्फ सिल्वर स्नेक वॉर्ड्स ही नहीं बल्कि सांपों के राक्षस भी थे। वहां अनगिनत सांपों के पहाड़ भी थे। अगर हर सांप की प्रजाति गन से अट्रैक्ट हो जाए तो यह सनसेट वैली में अब तक का सबसे बड़ा पीछा करने वाला दृश्य बन जाएगा। सांपों को अपनी गंध की शक्ति पर बेहद ज्यादा भरोसा था। समूह अस्थायी रूप से अपनी गंध को छिपा सकता था, लेकिन बेहद लंबे टाइम तक इसे करना असंभव था। इसलिए डीमन सांपों का ध्यान भटकाने के लिए डीमन चूहों का यूज करना उनके लिए सबसे अच्छा तरीका था। जादुई ओस की गंध ले जाने वाला प्रत्येक डीमन चूहा सैकड़ों डीमन सांपों को अट्रैक्ट कर सकता था। समूह के पास भागने का मौका होगा जब तक कि वे डीमन प्राणियों से घिरे न हो। अब क्या? गलबा काफी घबराया हुआ लग रहा था। गलबा के लिए यह पहली बार था जब वो इतना रोमांचक काम कर रहा था। वह इतना घबराया हुआ था कि उसकी पैंट गीली होने वाली थी और कल्पना करना मुश्किल था कि कैसे छात्रों का ग्रुप जो शुरू में ट्रेनिंग के लिए यहाँ आया था, अब अपने ही पिछवाड़े में एक युवा मेडूसा को पकड़ रहा था। वे नहीं जानते कि हम यहाँ हैं। चलो अपनी स्थिति बनाए रखें और उन्हें अभी भी डीमन चूहों का पीछा करने दे, चार्ड ने कहा। चार्ड भी पसीने से तरबतर था। वह केवल एक इंटरमीडिएट मैजिशियन था, फिर भी उसने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों के साथ यहाँ आने का जोखिम उठाया। एक भी सिल्वर स्नेक वॉरियर उसे आसानी से मार सकता था। हालांकि अगर वह जिंदा वापस आ गया तो वह अपने दोस्तों के सामने अपनी बाकी जिंदगी आसानी से इस बात का बखान कर सकता था। गुफा शुरू में डीमन चूहों का घोंसला थी। आदर्श और अन्य लोगों द्वारा उस पर अटैक करने के बाद वहां एक तीखी सड़न वाली गंध बनी रही जो उनकी गंध को छिपाने के लिए एकदम सही थी। सिल्वर स्नेक वॉरियर्स उस विशेष गन से अट्रैक्ट होंगे जो डीमन चूहे समूह की दृष्टि खोने के बाद पीछे छोड़ रहे थे, और उम्मीद है कि उन्हें यह विश्वास दिला दिया जाए कि डीमन चूहे ही वे इंसान थे जिन्होंने युवा मेडुसा का अपहरण किया। सिल्वर स्नेक वॉरियर्स की संख्या बेहद ज्यादा थी, खासकर सनसेट श्राइन के आसपास। अगर आदर्श के ग्रुप ने थोड़ी सी भी चाल नहीं चली होती तो वे डीमन के घोंसलों से गिर जाते। इसलिए उनका सबसे अच्छा विकल्प सबसे खतरनाक जगह पर तब तक इंतजार करना था जब तक सांपों के डीमन चले नहीं जाते, जिससे उनके एक टुकड़े में बच निकलने की संभावना बढ़ जाती। क्या हमें पहले युवा मेडुसा के आंसू नहीं लेने चाहिए? फैरो ने अधीरता से पूछा। यह पहली बार था जब उसने एक शासक लेवल का प्राणी देखा जो अभी भी जीवित था। उसने सोचा कि अगर वह इसे नीलाम कर दे तो युवा मेडुसा की कीमत कितनी होगी। चलो इंतजार करते हैं। स्नेक डीमन युवा मेडुसा की गंध को पहचानने में सक्षम हो सकते हैं, जोई ने आपत्ति जताई। युवा मेडुसा अभी भी मनुष्य भक्षी फूल के पेट में थी, असहाय और पूरी तरह से असुरक्षित। उनकी पहली प्राथमिकता स्नेक डिमनों से बचना था। समूह के पास गुफा के अंदर तब तक वेट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी जब तक कि स्नेक डिमंस अपना संयम खो नहीं देते। टीचर, एक अजीब सी आवाज ने भूमिगत गुफा में सन्नाटा तोड़ दिया। यहाँ कुछ है, देखो। फैरो तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने घबराकर अपने चारों ओर देखा। माफ करना, यह मेरे पेट की गड़गड़ाहट है, अपास ने शर्मराते हुए धीरे से कहा। आदर्श को आखिरकार एहसास हुआ कि अपास ने बेहद दिनों से कुछ नहीं खाया होगा। उसने जल्दी से उसे कुछ खाने को दिया जो उसने अपनी हथेली में गर्म करके अपने निजी स्थान में रखा था। गुफा में दुर्गंध की जगह जल्द ही एक सुगंधित गंध ने ले ली। अपास ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया।
उसने अपनी आंखें खाने पर गड़ा दी और जैसे ही उसे खाने की खुशबू आई वह लात टपकाने लगी। यहाँ आदर्श ने अपास को खाना दिया। अपास को ग्रुप के सामने खाना खाने में शर्म आ रही थी। वो आदर्श के पीछे छिप गई और भूखी छोटी लड़की की तरह अपना सिर खाने में घुसा दिया। तुमने उसे कहाँ पाया? मेंटरवाणी ने भ्रमित चेहरे से पूछा। युवा मेडुसा के नजदीक एक जर्जर इमारत में। यह मुझे याद दिलाता है कि युवा मेडुसा की सेवा करने वाले दुष्ट मैजिशियनों का एक ग्रुप है। मुझे नहीं पता कि वे क्या करे हैं, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए, आदर्श ने कहा जब उसे याद आया कि अपास ने उससे क्या कहा था। कोई डीमन प्राणियों की सेवा क्यों करेगा? क्या उन्हें डर नहीं है कि उन्हें खा लिया जाएगा? सोफिया ने कहा। इस दुनिया में हर तरह के पागल लोग होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्हें पता है कि हमने युवा मेडुसा को पकड़ लिया है। अगर वे अभी भी हमारे आसपास है तो हम खतरे में हैं, आदर्श ने बड़बड़ाते हुए कहा। युवा मेडुसा अपनी जवानी और सुंदर रूप को बनाए रखने के लिए छोटी लड़कियों के दिलों को चूसती है। कई शहरों में इसके बारे में एक जैसी लोक कथाएं हैं। मुझे हमेशा से लगता था कि यह कुछ ऐसा है जो पुरानी पीढ़ियों ने युवा लड़कियों को अकेले बाहर ना जाने की सलाह देने के लिए बनाया है, लेकिन यह वास्तव में, सच में सबसे बुरी बात है कि यह वास्तव में हम जैसे इंसान ही कर रहे हैं, चार्ट ने गुस्से में होकर कहा। जब बाकी लोग इस टॉपिक पर बात कर रहे थे तब अपास ने खाना खत्म कर दिया। उसने अपने कपड़ों की गंदी आस्तीन से अपने होंठ पोंछे। हेदी को उस पर दया आ गई। उसने अपने स्पेस रिंग के कुछ साफ कपड़े निकाले और अपास को दिए ताकि वह उन्हें पहन सके। हेदी की हेल्प से अपास ने नए कपड़े पहने और अपना चेहरा भी धोया। वह लड़की जो एक छोटी सी भिखारी जैसी दिख रही थी तुरंत एक शानदार दिखने वाली विदेशी छोटी सी सुंदरी में बदल गई। वह ग्रीक और एजियन सागर के उत्तर में यूरोपीय देशों की वंशावली की तरह लग रही थी। चिकनी जैतून की त्वचा, लंबी नाक और छोटा लेकिन सुंदर मुंह, उसके चेहरे की विशेषताएं बेहद स्वाभाविक थी। वह निश्चित रूप से एक महान सुंदरी बनने जा रही थी जो कुछ ही सालों में आसानी से किसी भी आदमी के दिल की धड़कन बढ़ा सकती थी। यह बर्बादी होंगी यदि कोई सुंदरी को युवा मेडुसा ने खा लिया। वैसे अब्बास, क्या तुम्हें याद है कि जिन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया था वे कैसे दिखते हैं? आदर्श ने पूछा। अब्बास ने सिर हिलाया। उसने नरम आवाज में कहा, मुझे सिर्फ उनके कपड़े याद है। सोफिया ने कहा, ऐसा लगता है जैसे सिल्वर स्नेक वॉरियर्स फैल गए हैं। क्या हमें थोड़ी देर और वेट करना चाहिए? गैल्बा ने कहा। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। ये स्नेक डीमन पूरी तरह बेवकूफ नहीं है। उन्हें एहसास हो जाएगा कि हमने उन्हें डीमन चूहों के साथ बहकाया है। हमें अब जाना होगा और उस जगह जाना होगा जहां हम सांप पहाड़ पर ठोकर खाए थे। उस रास्ते से काहिरा शहर लौटना ज्यादा सुरक्षित है। बूढ़े चार्ड ने कहा। समझ गए, चलो तुरंत चले। बाकी लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए। अब वे कोने में दुबके नहीं रहे। वे काहिरा शहर के सामने लंबी रक्षात्मक खाई की ओर भाग गए। जिस दिशा में वे जाने की योजना बना रहे थे वहां डीमन प्राणियों की संख्या कम थी। शहर में वापस जिंदा पहुंचने की उनकी संभावना पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड थी कि स्नेक डीमन उन्हें ढूंढ पाएंगे या नहीं। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, अनुरक्षण दल। योजना सफल रही। हाई लेवल सिल्वर स्नेक वॉरियर्स को डीमन चूहों द्वारा बहकाए जाने के बाद शेष सर्वेंट लेवल प्राणियों के पास एडवांस मैजिशियनों के ग्रुप को भागने से रोकने का कोई मौका नहीं था। वे जल्द ही सनसेट वैली से बाहर निकल आए। वे काहिरा शहर में सुरक्षित पहुंचने से केवल 40 किलोमीटर दूर थे। काहिरा के बाहरी इलाके बिच्छू राक्षसों से भरे हुए थे। उनकी इंद्रियां बेहद तेज थी और चूंकि ज्यादातर इलाके रेत से ढके हुए थे, इसलिए हाई लेवल जीव रेत पर चलने वाले किसी भी इंसान को पहचान सकते थे। उन्हें ऊंट जानवरों पर यात्रा करनी पड़ी। उन्होंने सनसेट वैली में जाने से पहले ऊंट को स्टैंड बॉय पर रखा था। चार्ट बेहद अनुभवी था। उसने रेत के टीले के नीचे एक गड्ढे में ऊंटों को इकट्ठा कर दिया और पूरे क्षेत्र में कुछ सफेद नमक बिखेर दिया। बिच्छू राक्षसों को ऊंट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए जब ग्रुप पहुंचा तो ऊंट अभी भी उसी स्थान पर थे। कुछ दिनों के लिए जंगल में जानवरों के एक ग्रुप को बसाना मुश्किल था। जल्दी करो, हमें जल्दी करना होगा। हम घाटी में रक्षक पंक्ति तक पहुंचने के बाद सुरक्षित हो जाएंगे, बेंस ने घबराते हुए कहा। सभी लोग ऊंटों पर सवार हो गए।
ये जीव उतने तेज नहीं थे जितना लोगों ने सोचा। हालांकि वे अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए मैजिक का यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे उन्हें और परेशानी ही होगी। 10 किलोमीटर की यात्रा के बाद ग्रुप ने आगे अनियमित रेत के गड्ढे देखे। जमीन पर छोटे छोटे चाप थे जो आगे की ओर लहरों की तरह लग रहे थे, लेकिन अनियमित रेत के गड्ढे सतह पर अजीब छेद की तरह थे। रेत के गड्ढे बेहद बड़े थे, झील के आकार के। उनमें से कुछ तो बिल्कुल काले गड्ढे जैसे दिखते थे। वे ज्यादातर बिच्छू राक्षसों के काम थे। ये डीमन जीव रेत और मिट्टी की परतों को नष्ट करने के शौकीन थे। जब कोई भारी जीव उनके पास से गुजरता तो वे गड्ढों में गिर जाते और उनसे गंभीर रूप से घायल हो जाते। गड्ढों के अंदर अनगिनत छेद थे, जिनमें से हजारों छोटे बिच्छू निकलते और उस जीव को खाते, जबकि वह दर्द से तड़प रहा होता। बिच्छू डिमनों से 5 गुना बड़ा जीव आधे मिनट से भी कम समय में सिर्फ हड्डियों का ढेर ही बचा पाता। जो रेत के गड्ढे पहले ही ढह चुके थे वे ज्यादातर खतरा पैदा नहीं कर रहे थे, लेकिन पतली रेत की परत से ढके हुए गड्ढे घातक जाल के अलावा और कुछ नहीं थे। हमारे लिए रेत पर चलना ठीक है, लेकिन अगर ऊंट गड्ढों पर चलेंगे तो वे ढह जाएंगे। अब से आप सभी को मेरी बात माननी होगी। गड्ढों में गिरने से जरूरी नहीं कि आपकी जान चली जाए, लेकिन इससे हमारी रफ्तार धीमी हो जाएगी। बिच्छू डीमन भी हमारा लगातार पीछा कर रहेंगे। चार्ट ने सभी को बताया। यह तीसरी बात था जब उन्हें एक ही बात समझा रहा था। छिपे हुए गड्ढे काफी डरावने थे। कई हंटर दल उनमें मारे गए। चार्ट एक पुराना भाड़े का हंटर था। वह यह बता सकता था कि छिपे हुए गड्ढे कहाँ हैं, इसलिए उसका ऊंट रास्ता दिखा रहा था और बाकी लोग उसके बताए रास्ते पर चल रहे थे। चार्ट, इन गड्ढों को पार करने के बाद हम खड्ड के करीब पहुंच जाएंगे, है ना? वाणी ने पूछा। हाँ, चार्ट ने सिर हिलाया। सांप सांप! सोफिया ने डर भरी नजर से उस ओर इशारा किया। चीख सुनकर बाकी लोग बेहद डर गए। उन्होंने तुरंत उस दिशा में देखा जिस ओर सोफिया इशारा करी थी, लेकिन उन्हें जमीन पर सिर्फ एक लंबी मुड़ी हुई शाखा दिखाई दी। क्या एक काले सांप जैसा दिख रहा था। फिर भी अगर उसने इसे गलत देखा भी था तो उसने उसके जैसी एडवांस मैजिशियन के लिए इसे डरने की कोई वजह नहीं थी। सोफिया, तुम क्या कर रही हो? यह तो बस एक टहनी है, फेरो ने कहा। मुझे नहीं पता, मैं अचानक डर गई। सोफिया ने राहत भरी सांस छोड़ी। आदर्श ने सोफिया की ओर देखा और कहा, शायद पोषण का असर खत्म हो रहा है। सांप की आंखों का कर्स? आहन चौंका। क्या कर्स जंगल के हर सांप को हमारी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा? जोई ने अचानक कहा। यह अच्छा नहीं लग रहा। जल्दी करो, युवा मेडुसा को बाहर निकालो, हमें अब उसका आंसू की जरूरत है, आदर्श ने कहा। जोई ने सिर हिलाया और आदमखोर फूल को बुलाया। आदमखोर फूल जमीन से फूटकर बाहर आया और धीरे धीरे अपनी बड़ी बड़ी पंखुड़ियां खोलने लगा। उसके अंदर छोटी मेडुसा सो रही थी। उसे सिर्फ मामूली चोटें आई थी। उन्होंने युवा मेडुसो को पौधा से बाहर निकाला। जब उन्होंने उसकी लंबी पूंछ और उसके स्त्रीण ऊपरी शरीर के बीच संबंध देखा तो वे सभी चौंक गए। उनमें से अधिकांश के लिए मेडुसा को इतनी नजदीक से देखना पहली बार था। हम उसके आंसू कैसे निकालेंगे? जोई ने उलझन भरी मुस्कान के साथ पूछा। मुझे भी नहीं मालूम। चार ने दूसरों की ओर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ देखा। अचानक सभी लोग हैरान हो गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उन्हें युवा मेडुसा को जगाना चाहिए, लेकिन यह प्राणी निश्चित रूप से उस जागते ही बेहद परेशानी खड़ी करने वाली थी। हालांकि अगर वे उसे नहीं जगाते तो वे उसके आंसू कैसे निकाल सकते थे? कोई भी नहीं जानता था युवा मेडुसा के आंसू कैसे निकाला जाए। ना ही किसी ने किसी डीमन प्राणी के आंसू बहाने के बारे में सुना था। हम यहाँ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कुणाल ने नाक बोहे सिकोड़ी। कर्ज का प्रभाव और भी बदतर हो गया था और वे अभी भी सुरक्षित क्षेत्र नहीं पहुंचे। ग्रुप यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि खड्ड की ओर जाते समय मेडुसा के आंसू को कैसे प्राप्त किया जाए। उन्होंने युवा मेडुसा को नहीं जगाया क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि युवा मेडुसा सांप डिमनों को उनके जाने बिना अलर्ट करने में सक्षम थी या नहीं। वाणी ने कहा, मुझे लगता है कि मैंने किसी को आगे आते देखा है। वह सबसे आगे चल रहा था। हम अभी तक सुरक्षित क्षेत्र में नहीं पहुंचे। जंगल में कोई क्यों होगा? आदर्श ने भ्रमित नजर से पूछा। वाणी ने कहा, वे सैन्य पोशाक में हैं। वे शायद किसी एस्कॉर्टिंग टुकड़ी का हिस्सा होंगे। सेना शहर के आसपास के इलाकों, खासतौर पर आपूर्ति मार्गों पर खतरों को खत्म करने के लिए सुरक्षित क्षेत्र से गश्ती दल भेजेगी। चार्ट ने खुशी से कहा।
वे अभी भी सुरक्षित क्षेत्र से काफी दूर थे। काहिरा वर्तमान में डिफेंस रुख अपना रहा था, इसलिए सेना रक्षा रेखा के साथ अपनी स्थिति बनाए हुए थी। ऐसे समय में शहर से बाहर आने वाला एकमात्र लोग एस्कॉर्टिंग टुकड़ी ही थी। जाट को उम्मीद नहीं थी कि वे इतने भाग्यशाली होंगे कि शहर से बाहर कुछ आपूर्ति ले जाने वाली एक टुकड़ी से टकरा जाए। यह तो बेहद अच्छी बात है, चलो अब उनके पास चले। वाणी ने राहत भरी सांस छोड़ी। जंगल में डिमन प्राणियों के बजाय इंसानों से टकराकर कोई भी खुश होगा। कर्ज के प्रभाव अभी तक वापस नहीं आए थे, ना ही सांप वर्तमान में उनके पीछे थे। एस्कॉर्ट टुकड़ी में काफी लोग थे, जिनकी संख्या लगभग 200 बैटल मैजिशियन थी। जंगल में जाने के लिए चुने गए सैनिक ज्यादातर कुलीन थे, अन्यथा अगर उनके पास केवल संख्या होती तो यह उनके बजाय और अधिक डीमन प्राणियों को आकर्षित करते। 200 बैटल मैजिशियन भी उनकी ओर पड़ रहे थे। दोनों ग्रुपों के लोग अंततः मिले। सेना का नेतृत्व रेतीले सफेद सैन्य पोशाक पहने एक व्यक्ति कर रहा था। उसका चेहरा एक मुखौटे से ढका हुआ था। यह मुखौटा न केवल रेत को रोकने के लिए उपयोगी था, बल्कि यह पहनने वाले को किसी तरह के रसायन में भिगोने पर जहरीली गैस से बचा सकता था। सफेद पोशाक पहने बैटल मैजिशियन ने भी वाणी और अन्य लोगों को देखा। वे बेहद अलर्ट थे और तुरंत ही सतर्क हो गए। हम मित्रवत है, हम हंटर है, वाणी ने जल्दी से सैनिकों से कहा। आप कहां से आए हैं? युद्ध मैजिशियनों में से किसी ने मिस्री भाषा में पूछा। बूढ़े चार्ड ने तुरंत जवाब दिया, हम न्यू स्पेस से हैं। क्या आप हमें भी अपने साथ चलने देंगे? सैनिक ने अपने बगल में बिखरे बालों और घनी दाढ़ी वाले बैटल मैजिशियन से फुसफुसा कर कहा। थोड़ी देर बाद सैनिक ने अपनी नजर उठाई और कहा, यह ठीक है, लेकिन चूंकि हम मूल्यवान इक्विपमेंटों को ले जा रहे हैं, इसलिए हमें यकीन नहीं है कि आप हमें लूटने की कोशिश कर रहे डाकू है। इसलिए यदि आप हमारे साथ आना चाहते हैं तो हमें सुरक्षा ऐतिहासिक के तौर पर आपके दिमाग को सील करना होगा। खैर, हम भी कमजोर नहीं है, अगर कुछ हुआ तो हम मदद कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें अपने दिमाग को बंद कर लेवाना चाहिए, वाणी ने बेचैनी से कहा। अगर कुछ भी होता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे लोग हमें रोकने की कोशिश करने वाली किसी भी चीज को नष्ट कर देंगे। हम एक मिशन पर सैनिक है। हमें अपने सामान की सुरक्षा गारंटी होनी चाहिए। अगर आप पालन करने के लिए तैयार नहीं है तो बेझिझक अपने आप चले जाए, सैनिक ने कहा। चलो उनकी बात सुनते हैं। वे सैनिक है, वे स्पष्ट रूप से 4 से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। उनके साथ रहना ज्यादा सुरक्षित है, सोफिया ने कहा। आदर्श ने चिंतित भाव से कहा, मुझे लगता है कि अकेले जाना ही बेहतर है। सेना बेहद मजबूत थी। आदर्श प्रत्येक सैनिक द्वारा उत्सर्जित ऑरा को महसूस करके ही बता सकता था। हालांकि अगर उनके दिमाग को सील कर दिया जाता तो वे सामान्य लोगों से अलग नहीं होते। आदर्श को सुरक्षा का एहसास तभी होता है जब उसके पास अपना मैजिक तक पहुंच होती। क्या आपको लगता है कि आप सेना से अधिक शक्तिशाली हैं? हाँ, फैरो ने तिरस्कार भरी नजर से कहा। वैसे भी हम लगभग वहां पहुंच ही गए हैं। चलो सेना का पीछा करते हैं। कर्ज का प्रभाव जल्द ही वापस आ जाएगा। अगर हम शहर में वापस नहीं जाते और समय रहते मेडूसा के आंसू को पाने का कोई रास्ता नहीं खोज पाते हैं, हेडी ने कहा। ठीक है, आदर्श ने गहरी सोच में पड़कर कहा। उसने देखा कि वो अकेला व्यक्ति था जो इस विचार के खिलाफ था। ग्रुप ने अपने दिमाग को सील कर दिया। एक सैनिक ने उनका निरीक्षण किया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके दिमाग पूरी तरह सील हो चुके हैं, उन पर विशेष शैडो स्पाइक्स डाला। कैप्टन, हम जाने के लिए तैयार है, सैनिक ने इशारे से कहा। बड़े भाई क्या हो रहा है? अपास ने आंखें मलते हुए पूछा। अपास को सोए हुए कई दिन हो गए थे। वो खाना खाने के बाद आदर्श की पीठ पर जल्दी सो गई। आदर्श ने उसे कैमल बीस्ट पर लेटा दिया। समूह के रुक जाने के बाद वह जाग गई होगी, आदर्श ने बताया। हम मिस्र के सैनिकों की एक टुकड़ी से टकरा गए। हम उनका पीछा करते हुए शहर वापस जा सकते हैं। ओह, क्या इसका मतलब है कि अब हम सुरक्षित हैं? अपास मुस्कुराई। उसने अपना सिर उठाया और उन सैनिकों की ओर देखा जो उसे उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन उसकी मुस्कान मुस्कान तुरंत जम गई। उसकी आंखें धीरे धीरे डर से भर गई। आदर्श ने देखा कि अब्बास डर से कांप रही थी और तनाव में थी। बड़े भाई, जिन लोगों ने हमारा अपहरण किया था उन्होंने भी उन्हीं की तरह कपड़े पहने हुए थे, अब्बास ने कांपती आवाज में फुसफुसाया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 3 नेक्स्ट एपिसोड टाइटल भेड़ियों की जंगली चीखें। आदर्श ने जैसे ही अपास की आंखों में डर देखा, उसने तुरंत अपने ऊपर लगे विशालकाय शैडो स्पाइक्स से छुटकारा पाने के लिए डार्क मटेरियल का यूज किया।
आदर्श ने बेहद कुछ झेला था। वह जानता था कि किसी व्यक्ति की पहचान स्थिति और वर्दी से यह मालूम नहीं चलता कि वो अच्छा है या बुरा। इसलिए जब वे सैनिकों की टुकड़ी से टकराते थे, तब भी उसे सुरक्षित महसूस नहीं होता। एकमात्र चीज जो उसे सुरक्षा की भावना प्रदान करती थी, बहुत ही उसकी अपनी ताकत। इसलिए उसने अपने दिमाग को सील नहीं किया। जब सैनिक ने ग्रुप में सभी विशालकाय शैडो स्पाइक्स लगाए, तो आदर्श ने चुपके से एक विद्रोही शैडो को मार दिया। लापरवाह सैनिक ने उसकी पूरी तरह से जांच नहीं की, इसलिए आदर्श ने उसे धोखा दे दिया। आदर्श को तुरंत रियलाइज हो गया कि महज संयोग नहीं था कि अपास की बात सुनने के बाद सेना यहाँ आई। ये लोग मित्रवत नहीं है, भागो। आदर्श को अपने फैसले पर भरोसा था, उसे अपास के डर पर भरोसा था। आदर्श की आवाज अभी भी गूंज रही थी जब आइस चैंस आसमान में उछली। वे स्वादिष्ट शिकार पर झटपटते सफेद सांपों की तरह थे। आइस मैजिक की प्रबल उपस्थिति से तपती रेत जल्द ही जम गई। वाणी और यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंटों की आंखें चौड़ी होगी जब वे अविश्वास से आइस मैजिक को देख रहे थे। उन्होंने अवचेतन रूप से खुद का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन पहले उन्हें अपने दिमाग पर लगी मोहर को दूर करना था। ब्लिंक! जब स्थिति उनके लिए प्रतिकूल हो गई, तो आदर्श ने तुरंत एक एडवांस स्पेस मैजिक यूज किया। वह दूसरों से कुछ दूरी पर था, इसलिए उसने अपने मैजिक का क्षेत्र आहन और कुणाल तक नहीं पहुंचा सका। ब्लिंक! हेदी ने भी आगे चिल्लाकर कहा। वो आदर्श से ज्यादा जल्दी जादू कर रही थी। उसने मैजिक पूरा किया क्योंकि आदर्श ने अभी यह पूरा नहीं किया था। हेडी कुणाल के करीब थी, जिसने अभी उसके दिमाग को पूरी तरह से सील नहीं किया था। जब उसने हेडी को सिल्वर स्टार कॉन्स्टलेशन बारे देखा, तो वह निर्णायक रूप से उसकी ओर भागा। आहन, जल्दी करो! आदर्श चिल्लाया। बकवास, मेरा मैजिक सील कर दिया गया है, आहन चिल्लाया। एक चमकदार चांदी की झिलमिलाहट के साथ आदर्श, कुणाल, हेडी और आपास चांदी की धूल में बदल गए और पतली हवा में गायब हो गए। आदर्श 200 मीटर दूर तक ब्लिंक से चला गया। फिर भी वो अभी भी आइस मैजिक की सीमा से बच नहीं पाया। उसे आश्चर्य हुआ कि सेना में कितने आइस मैजिशियन होंगे। आदर्श ने आपास को अपनी बाजू में उठा लिया और तेजी से एक शैडो बर्ड में बदल गई और रेत के ठीक ऊपर से फिसलता हुआ दूर चला गया। हेडी और कुणाल ने तुरंत आदर्श का पीछा किया। आदर्श को आश्चर्य हुआ कि उनके पीछे कोई और था। वह यूरोपियन इंस्टीट्यूट संस्थान से सलाहकार वाणी था। सैनिक की विशालकाय शैडो स्पाइक्स उसके दिमाग को बंद करने में असमर्थ थी। उसने तुरंत अर्थ वेव डाली और भाग गया जब उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। बर्फ की जंजीरों ने ग्रुप के बाकी मेंबरों को घेरकर एक विशाल जाल बना दिया। शक्तिशाली आइस मैजिक तेजी से उनके बीच फैल गया और कुछ ही सेकंड में उन्हें पूरी तरह जमा दिया। वो बेवकूफ! आदर्श ने आहान को देखा और कोसा। क्या उस आदमी ने वाकई उन्हें अपने दिमाग से सील हटा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ऐसा करने का ऑर्डर दिया गया था? बढ़िया, वे आसानी से भाग सकते थे, लेकिन अब उन्हें उसे बचाने के लिए पीछे मुड़ना पड़ेगा। कैप्टन, वो हम यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से है। क्या आपको चिंता नहीं है कि आपको इंटरनेशनल न्यायालयों में मुकदमा चलाया जाएगा? वाणी ने गुस्से से कहा। वह ऊंची जगह पर खड़ा था, जबकि उसके सुपर लेवल का ऑरा ने सैनिकों पर बेहद दबाव डाला। उसे जीवित नीचे ले आओ। रेतीली सफेद वर्दी में कैप्टन को इस बात की परवाह नहीं थी कि वाणी कौन है, क्योंकि वह अपने आदमियों को ऑर्डर देने के लिए आगे बढ़ गया। 200 से ज्यादा बैटल मैजिशियन ने तुरंत ही आगे बढ़ते हुए जोरदार अटैक किया। अर्थ मैजिशियन और शैडो मैजिशियन सबसे तेज थे। वे कुछ ही समय में आदर्श, वाणी और अन्य लोगों को दोनों तरफ से घेर रहे थे, जबकि विंग मैजिकल इक्विपमेंट वाले लोग आसमान से उनके पास आए, जिससे उन्हें खतरनाक सैंड पिट की ओर वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ क्या हो रहा है? सैनिक हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? कुणाल ने असमंजस में पूछा। कोई आश्चर्य नहीं कि स्नेक डीमन अब हमारे पीछे नहीं पड़े हैं। ये सैनिक हमें रोकने के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि हम शहर की ओर वापस जा रहे थे, आदर्श ने ठंडे स्वर में कहा। आप चाहे कहीं भी वो, वहां हमेशा ही गंदगी होती है। भ्रष्ट सैनिकों के साथ आदर्श की वह पहली मुठभेड़ नहीं थी। वे स्पष्ट रूप से युवा मेडुसा को वापस पाने के लिए उन पर अटैक कर रहे थे। आपास ने बताया कि युवा मेडुसा को खिलाने वाले कुछ मैजिशियन थे। उन्होंने अवचेतन रूप से सोचा कि कुछ दुष्ट बदमाश इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन यह मिस्र की सेना में से किसी का काम नहीं था। अब हमें क्या करना चाहिए? लेडी थोड़ी उलझन में थी। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वाणी के सुपर अर्थ स्पेस ने विंड मैजिशनों, अर्थ मैजिशनों और शैडो मैजिशनों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा। वाणी को उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन के पास एक सुपर मैजिशियन होगा। इस स्थिति में दो सुपर मैजिशनों को एक दूसरे का सामना करना पड़ा। आदर्श, ये लोग कमजोर नहीं है। मुझे डर है कि हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे, कुणाल ने कहा।
मुझे पता है, लेकिन हम आहन को पीछे नहीं छोड़ सकते। आदर्श ने जमे हुए क्षेत्र पर नजर डाली। उसे इसकी वजह से सरदर्द हो रहा था। आदर्श उस क्षेत्र के करीब जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था क्योंकि वह जम सकता था। वहां बेहद सारे आइस मैजिशियन एक साथ मैजिक कर रहे थे, यहाँ तक कि उसका फायर एलिमेंट के पास भी एक मौका नहीं था। भेड़ियों ने दुश्मन की कुछ फॉर्मेशनों को बाधित कर दिया, लेकिन आइस मैजिशियन की सबसे मजबूत फॉर्मेशन अभी भी अछूती थी। आदर्श के लिए बंधकों को बचाने की कोशिश करना बेहद खतरनाक। मैं बाईं ओर वाली साइड से उनसे निपटूंगा, तुम दाईं ओर वाली को संभालो, टेडी ने कहा जब उसने देखा कि अर्थ मैजिशियन और शैडो मैजिशियन दोनों ओर से तेजी से आ रहे हैं। आदर्श ने अपना सिर हिलाया और कहा, बस यह सुनिश्चित करना कि तपास सुरक्षित रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बेटर मैजिशियन युवा मेडुसा के साथ क्यों मिली भगत कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने आदर्श को पागल कर दिया था। आदर्श जब गुस्से में होता था तो सैनिकों की टुकड़ी से भी ज्यादा डरावना लगता था। समन गेस्ट बीस्ट टाइट। उसने शुरू में सोचा था कि वह स्पिल का यूज डीमन प्राणियों के विरुद्ध करेगा, फिर भी एक अज्ञात व्यक्ति के ऑर्डर के तहत सैनिकों की यह टुकड़ी सबसे पहले इसका स्वाद चखने जा रही थी। ठीक समय पर उसकी जंगली जानवरों की टोली, जो अपनी इच्छा अनुसार हत्या करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी, आदर्श के सामने एक चंद्र श्वेत आयामी द्वार खुला, जैसे कि एक विशाल परावर्तक दर्पण किसी अन्य हिंसक दुनिया से जुड़ा हो। गेट से भयानक ऑरा फूट पड़ा। उसके बाद शक्तिशाली बीस्टों की भारी उपस्थिति, चाल 43 विशाल का सफेद भेड़िए गेट से बाहर निकले, जिनमें से प्रत्येक का आकार एक घर जितना बड़ा था। जब वे आगे बढ़े तो जमीन हिल गई। विशाल सफेद भेड़ियों के पीछे 70 और सफेद चिन्हित वाले भेड़िए थे। वे विशाल भेड़ियों की तरह डरावने रूप से विशाल नहीं थे, फिर भी वे बेहद तेज थे। वे दो ज्वारों में विभाजित हो गए, बीच में विशाल लहर को घेरते हुए अपने दुश्मन पर एक साथ अटैक किया। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 3 नेक्स्ट एपिसोड टाइटल सुपर विंड एलिमेंट। विशाल भेड़ियों ने सामने से आ रहे बैटर मैजिशियनों पर अटैक किया। वे फायर मैजिशियनों की एक टुकड़ी थे। उन्होंने अभी अभी विशाल फ्लेम्स को बुलाया था, जिसका उद्देश्य दूर से विनाशकारी स्पिलों को फायर करके अपने दुश्मनों को दबाना था, लेकिन उन्हें अपने स्पिलों की दिशा बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। उल्कापिंडों की तरह उग्र फिश रेत के ठीक ऊपर से गुजरी और सीधे विशाल सफेद भेड़ियों की ओर बढ़ गई। समन बीस्ट की त्वचा मजबूत और मोटी थी और एक या दो स्पिलों से मारे जाने के बाद भी उन्हें मामूली चोटें आई। वे बीस्टों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए काफी नहीं थे। समन बीस्ट की सेना में सबसे बड़ा विशाल सफेद भेड़िया मांस और हड्डियों से बना एक टैंक जैसा था। उस पर गिरे दर्जन भर फायरी फिश ने उसे मुश्किल से थोड़ा धीमा किया। बाकी विशाल सफेद भेड़िए पहले फायर मैजिक तक पहुंचे। उन्होंने अब फायर मैजिक पर बेतहाशा अटैक किया और जल्द ही उनकी फॉर्मेशन को बाधित कर दिया। व्हाइट मार्क्स वॉल्व्स दोनों तरफ से युद्ध में शामिल हुए। उनके नुकीले तेज दांत और स्टीक थे। बैटल मैजिशियनों को उनके कमजोर स्थानों पर मारते थे, इससे पहले कि वे अपना स्पिल पूरा कर पाते उनके फॉर्मेशन को अस्त व्यस्त करते थे। अरे यार, क्या वह आदमी अपने साथ भेड़ियों का पूरा झुंड लेकर आया है? इतने सारे भेड़िए क्यों हैं? कैप्टन, अनरजीत ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके सैनिक एक साथ इतने सारे विशाल सफेद भेड़ियों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हें मजबूरन एक अवरोध खड़ा करना पड़ा ताकि भयंकर समन बीस्ट आगे ना बढ़ सके। सेना वास्तव में बेहद मजबूत थी। भेड़ियों द्वारा उनके फॉर्मेशन को कुछ टाइम के लिए बाधित करने के बाद अर्थ मैजिशियनों ने किले की तरह दीवारों के साथ साथ परिधि स्थापित की। वाटर मैजिशियनों ने वाटर शील्ड्स के साथ एक रक्षा स्थापित करने के लिए आगे बढ़े, जिससे तेज सफेद चिन्हित भेड़ियों के लिए पीछे से मैजिशियनों पर घात लगाना मुश्किल हो गया। फ्लाइंग क्रीक मूल स्नो वुल्फ की चीख सबसे तेज थी। जैसे ही उसने वाटर कर्टेन्स को देखा, उसने तुरंत अपना कदम बढ़ा दिया। उसके अटैक दूसरों की तुलना में बेहद ज्यादा शक्तिशाली थे। उसने बैरियर पर एक छेद कर दिया, जिससे एक दर्जन विशाल सफेद भेड़ियों को दुश्मन की सुरक्षा में घुसने का मौका मिल गया। जानवरों ने बैरियर के अंदर छिपे बैटल मैजिशियनों को रौंदना शुरू कर दिया। मैं महान कमांडर लेवल के प्राणी से निपट लूंगा। अनरजीत ने तुरंत अपनी निगाहें फ्लाइंग क्रीक स्नो वोल्फ पर डाली जब उसने देखा कि अवरोध टूट रहा है। अनरजीत एक विंड मैजिशियन था। उसकी पीठ से 6 विंड विंग्स निकले और जल्द ही उसे हवा में एक सर्पिल उछाल दिया।
वह फ्लाइंग क्रिक स्नोवॉल्फ के पीछे गया जो लगातार प्रीति के साथ दौड़ रहा था और उस पर अटैक कर रहा था। अनरजीत ने ऊपर से देखा कोई भी समन बीस्ट उसकी स्पिल को बाधित नहीं कर सकता था। हवा में एक धूसर सफेद हवा बहने लगी और धूल के निशानों में यह बिल्कुल स्पष्ट था कि 1 किलोमीटर के भीतर की सारी हवा समुद्र के बीच में एक विशाल भंवर की तरह तेजी से उसकी ओर इकट्ठा हो रही थी। 1000 क्षिपण! अनरजीत ने ठंडे स्वर में विंड स्पिल का नाम लिया। 100 मीटर से अधिक लंबा धूसर सफेद विंड कृपाण आकाश से नीचे उतरा और उस स्थान पर अटैक किया जिस ओर फ्लाइंग क्रीक स्नोवॉल्फ चौंकाने वाली स्पीड से दौड़ रहा था। फ्लाइंग क्रीक स्नोवॉल्फ ने तेजी से रिएक्ट किया, मुड़कर हवा में छलांग लगाई। वह मुश्किल से हवा की झोंकों से बच पाया, लेकिन उसके लंबे सफेद फर का कुछ हिस्सा हवा में उड़ गया। भेड़िया प्रजाति में खतरे का बेहद ज्यादा एहसास था और जैसे जैसे उसकी रैंक बढ़ती गई उसकी इंद्रियां और भी तेज होती गई। वह जानता था कि हवा का झोंका तो बस शुरुआत थी। तेजी से घूमते विंड कृपाणों से स्पेस में शोर मच गया और जब वे जमीन पर उतरे तो जमीन आसानी से कट गई, मानो वह टोफू का टुकड़ा हो। कुछ दर्जन घातक विंड कृपाण फ्लाइंग क्रिक स्नोवॉल्फ का पीछा कर रहे थे जो अपनी पूरी स्पीड से भाग रहा था। फ्लाइंग क्रीक स्नोवॉल्फ पहले से ही अपनी सीमा पर था। वह इतना तेज था कि बाकी लोग मुश्किल से उसकी धुंधली छाया देख पा रहे थे, लेकिन जब वे सभी एक साथ उसके पीछे जा रहे थे तो फ्लाइंग क्रीक स्नोवॉल्फ के लिए बचने के लिए बेहद ज्यादा मौके नहीं थे। सबसे भयानक बात यह थी कि हवा के कृपाण लगातार आते रहे, लहर दर लहर। उनकी संख्या लगभग 1000 थी और वे सभी फ्लाइंग क्रीक स्नोवॉल्फ को निशाना बना रहे थे। फ्लाइंग क्रीक स्नोवॉल्फ जल्द ही हरे गहरे घावों से भर गया। उसके शरीर और उसके बाएं पैर के पिछले हिस्से को जोड़ने वाला मांसल का एक बड़ा टुकड़ा कट गया। हवा में तेज खून बिखरा हुआ था जो एक चौंकाने वाली तस्वीर थी। यह सुपर विंड स्पील थी, 1000 पतियों वाला कृपाण। सौभाग्य से फ्लाइंग क्रीक स्नोवॉल्फ खतरे के प्रति बेहद संवेदनशील था और जब अनरजीत स्विल का प्रसारण कर रहा था तब वह उससे दूर चला गया, अन्यथा सुपर स्पिल ने फ्लाइंग क्रीक स्नोवॉल्फ को तुरंत मार दिया होता। फ्लाइंग क्रीक स्नोवॉल्फ को अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। जब वह सुरक्षित स्थान पर पहुंचा तब तक वह पहले से ही भयानक घावों से ढका हुआ था। यह बेहद प्रभावशाली था कि फ्लाइंग क्रीक स्नोवॉल्फ सुपर विंड स्पिल से बचने में कामयाब रहा। आदर्श ने उसे वापस समनिंग प्लेन में भेज दिया ताकि वह अपनी चोटों से उभर सके। फ्लाइंग क्रीक स्नोवॉल्फ ने सैनिकों से उच्चतम स्तर की मारक क्षमता प्राप्त की। दूसरी ओर विशाल सफेद भेड़ियों और सफेद चिन्हित भेड़ियों ने बैटल मैजिशियनों के फॉर्मेशन को पूरी तरह बाधित कर दिया था। हर जगह खून था। बैटल मैजिशियनों की फॉर्मेशनों ने आदर्श और अन्य लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा किया। आइस मैजिशियन और फायर मैजिशियन के फॉर्मेशनों ने उन्हें अपना मैजिक को एक विशाल जाल में संयोजित करने की परमिशन दी। आदर्श जैसे किसी व्यक्ति के पास जिसके पास खुद का बचाव करने की शून्य क्षमता थी, उनके खिलाफ कोई मौका नहीं होगा। यह गड़बड़ स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आदर्श को उम्मीद थी। हालांकि वो आश्चर्यचकित था कि बैटल मैजिशियनों का नेतृत्व एक सुपर मैजिशियन कर रहा था। काहिरा में सुपर मैजिशियन स्पष्ट रूप से कोई मामूली पात्र नहीं थे। आदर्श इस खोज से और भी अधिक गुस्सा हो गया। मैं कैप्टन को संभाल लूंगा, वाणी ने कहा। वाणी के सुपर अर्थ स्पेल ने विंड मैजिशियनों, अर्थ मैजिशियनों और शैडो मैजिशियनों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा किया, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा। वाणी को उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन के पास एक सुपर मैजिशियन होगा। इस स्थिति में 2 सुपर मैजिशियनों को एक दूसरे का सामना करना पड़ेगा। आदर्श, ये लोग कमजोर नहीं है। मुझे डर है कि हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे, कुणाल ने कहा। मुझे पता है हम आहन को पीछे नहीं छोड़ सकते। आदर्श ने जमे हुए क्षेत्र पर नजर डाली। उसे इसकी वजह से सिर दर्द हो रहा था। आदर्श उस क्षेत्र के करीब जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था क्योंकि वह जम सकता था। वहां बेहद सारे आइस मैजिशियन एक साथ मैजिक कर रहे थे। भेड़ियों ने दुश्मन की कुछ फॉर्मेशनों को बाधित कर दिया था, लेकिन आइस मैजिशियन की सबसे मजबूत फॉर्मेशन अभी भी अछूती थी। आदर्श के लिए बंधकों को बचाने की कोशिश करना बेहद खतरनाक था।